किसी पुरुष ने किसी महिला का, मुझे कहना नहीं चाहिए पर शोषण कर लिया और किसी तरह से उसको अपने झांसे में 1-2 साल रख करके अपना मन भर गया और उसके बाद उस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने के लिए अर्जी दे दी, तो उस महिला को कौन अधिकार देगा? उत्तराखंड में जो यूसीसी बनाया गया है उसका अगर स्टडी करें तो वो साफ मालूम होता है कि हिंदू कोड बिल की ही एक मॉडिफाइड शक्ल है, उसी में थोड़ी सी तब्दीलियां करके रखा गया है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो मेजर आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो विरासत हो, निकाह हो, तलाक हो, इन सब मामले में अगर आप देखें तो ये परसेप्शन तो ऑलरेडी एक बना हुआ है कि इस्लाम में औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कितने हुकूक मिले, कितने प्रोपोर्शन में मिले, ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये यूसीसी लागू करने की होड़ में कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मंशा थी यूनिफॉर्मिटी लागू करने की, उसको भूल करके अभी एक मेजॉरिटेरिज्म का जो है उसको लागू करने की कोशिश। तो एक तो होता है कि फॉर्मल इक्वलिटी और एक जो हम कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वलिटी। तो आपको लगता है यूसीसी के अंदर इसको जस्टिफाई किया गया है? क्योंकि तो फैमिली लॉ में लिव इन रिलेशन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि एक शादी जो है वो चाहे सप्तपदी के ज़रिए हो या आनंद क्रिया के ज़रिए हो या निकाह के ज़रिए हो, वो फैमिली को न्यूक्लिएट करता है, फैमिली की रचना करता है। लिव इन रिलेशनशिप कभी फैमिली की रचना नहीं करता है दुनिया भर के किसी भी देश में। जैसे लिव इन रिलेशन के बाद उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं, मेरे तो फैमिली तो बनी ही नहीं, मैं तो, उसने लिव इन रिलेशनशिप को कट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके माँ बाप के कहने से जाके शादी कर ली, उसके 2-4 बच्चे हो गए। वो एक लेजिटिमेट बच्चा, सो कॉल्ड लेजिटिमेट बच्चा उसका लिव इन रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है। वो चाहे तो उसको विल करके उसको एक्सक्लूड कर दे। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ खराबियाँ पाई जाती हैं, आपने जैसा कहा ये है, हमारे यहाँ तलाक के सिलसिले में भी, विरासत के सिलसिले में भी बहुत सारी खराबियाँ पाई जाती हैं जिनमें वाकई किसी के साथ जुल्म भी होता है, अत्याचार भी होता है, लेकिन उसकी वजह कानून नहीं है। उसकी वजह कानून पर अमल न करना या कानून को अपने मफाद के लिए रिस्टोर करना है। ये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि एक मैरिज है, उस मैरिज को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा और तरह तरह की चीज़ें करना पड़ेंगी, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप में मर्द कह दिया कि आज़ाद तो आज़ाद। જેને જોઈએ એ આવીને એ રેકોર્ડ નકલ મેળવી શકશે। यानी कि जो मोरल पॉलिसिंग वाले जो एक फौज है, एक गुंडा तत्व जो है, वो जा कर के इस तरह के, उनका तो काम ही ये रहता है लोगों से उगाई करना, ये करना, वो कंटिन्यूस इसमें कॉन्टेक्ट बनाते रहेंगे। और इस तरह की जहाँ जहाँ इस तरह की एप्लीकेशंस आए वहाँ से डाटा, तो प्राइवेसी पर भी किसी भी कपल की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। सलाम आदाब, बातचीत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के इस बातचीत पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही अहम और मौजूदा हालात के सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रहे हैं, यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कानून एक ऐसी कोशिश है जिसमें शादी, तलाक, विरासत और दूसरे ख़ानदानी मामलात में तमाम नागरिकों के लिए एक जैसे कानून लागू करने की बात कही गई है, चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो। अब तक भारत में मुख्तलिफ मज़हब के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज मौजूद रहे हैं। ये बिल उसी सिस्टम को बदल कर एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाने की तरफ इशारा करता है, जहां एक तरफ ये कानून बराबरी और ख़वातीन के हुकूक को मजबूत करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आते हैं, जैसे मजहबी आज़ादी पर असर, विरासत के सिस्टम में तब्दीली और समाज में तनाव का खतरा। आज हमारे साथ मौजूदा हालात पर यानी यूसीसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अकील सैयद साहब और डॉक्टर सलीम पटीवाला साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अकील सैयद साहब लॉ एक्सपर्ट हैं और यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर वो हमसे बात करेंगे। डॉक्टर सलीम पटीवाला साहब इसके इस्लामी और समाजी नज़रिए पर हमसे बात करेंगे। बातचीत पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में डॉक्टर साहब अकील सैयद साहब आपका भी, डॉक्टर सलीम पटीवाला साहब आपका भी हम
स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अकील सैयद साहब, आपसे ही सवाल शुरू करेंगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का लॉ जो है वो पास कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि भारत का जो मुल्क है वो बहुत ही डाइवर्स किस्म का मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस कंट्री है हमारे पास, और यूसीसी के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में भी हो रही है। अगर हम ये जानना चाहें एक लेमैन के लिए, एक आम इंसान को अगर समझना हो कि यूसीसी क्या है। देखिए, यूसीसी बतौर नाम ये है कि देश के सारे बाशिंदों के लिए एक ही मुल्क भर में एक ही तरह का कानून हो, मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने बताया कि अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग कल्चर है, और जोग्राफिकली भी देखें तो सबके रहन सहन और जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स भी सबकी अलग अलग हैं। इसके अलावा रिलीजियस डाइवर्सिटी भी यहाँ बहुत सारी है, इसलिए हर रिलीजन की अलग अलग अपनी प्रैक्टिसेस हैं। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, कुछ कल्चरल प्रैक्टिस हैं, कुछ सोशल प्रैक्टिसेस हैं। तो इन सबको यूनिफाई करने की कोशिश अपने आप में एक फ्यूटाइल कोशिश होगी, जो कि है। जितनी भी डेवलप कंट्री अगर हम देखें तो इनमें से अब डाइवर्सिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि लोग अपने राइट्स को, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जहाँ तक आर्टिकल 44 जिसका कि हवाला भी दिया जा रहा है, वो ये था कि सबको सेम लेवल के हुकूक मिले। जैसे कि आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कितने हुकूक मिले, कितने प्रोपोर्शन में मिले, ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये यूसीसी लागू करने की होड़ में कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मंशा थी यूनिफॉर्मिटी लागू करने की, उसको भूल करके अभी एक मेजॉरिटेरिज्म का जो है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, और वो इस शक्ल में अभी हमें देखने को मिल रहा है। अकील सैयद साहब के जस्टिस इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको ये भी कह रहा है, यूसीसी भी कह रहा है, नहीं एक तो होता है कि फॉर्मल इक्वलिटी, और एक जो हम कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वलिटी। तो आपको लगता है यूसीसी के अंदर इसको जस्टिफाई किया गया है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चर्ड लोग हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं, तो क्या इसको जस्टिफाई कर रहा है ये? देखिए, अगर जिस तरह से मैंने इस पूरे बिल का मुआयना किया है, अभी पास होकर के एक्ट की शक्ल उसने हासिल नहीं की है, अभी पब्लिश होना बाकी है, मगर इसमें बेसिकली जो पहला लफ्ज़ है यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्मिटी को वायोलेट करता है, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो इसमें से ट्राइबल कम्युनिटी को बाहर एक्सक्लूड कर रहा है, जो कि करीब 16% है। यानी कि स्टेट की 16% आबादी को आप बाहर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी के लिए है। तो ये पहली नज़र में ही दिख रहा है कि यूनिफॉर्मिटी की कोई कोशिश इसमें नहीं है। अगर होती तो उस चीज़ को शामिल किया जाता। दूसरी बात है सिविल लॉ की। तो सिविल लॉ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैमिली लॉ। अगर इसमें आप फैमिली लॉ में भी देखेंगे तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस को शामिल किया गया है, एडॉप्शन को नहीं किया गया है, क्योंकि एडॉप्शन एक ऐसा है कि जो मुस्लिम्स में अलाउड नहीं है, तो उसको ये यूनिफॉर्म करना नहीं चाहते हैं। तो अगर करने की मंशा होती तो एडॉप्शन के बारे में भी इसको ये करते हैं। इसी तरह से एक नई चीज़ इसमें शामिल कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप जो है वो फैमिली फॉर्म नहीं करता। जब हम फैमिली लॉ की अगर बात करते हैं, देखिए सिविल लॉ में तो सर्विस लॉ आ जाते हैं, चैरिटी लॉ आ जाते हैं, सभी तरह के जो लॉ है दे फॉर्म द सिविल लॉ। बट व्हेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिविल फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ में लिव इन रिलेशन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि एक शादी जो है वो चाहे सप्तपदी के ज़रिए हो या आनंद क्रिया के ज़रिए हो या निकाह के ज़रिए हो, वो फैमिली को न्यूक्लिएट करता है, फैमिली की रचना करता है। लिव इन रिलेशनशिप कभी फैमिली की रचना नहीं करता है दुनिया भर के किसी भी देश में। तो उसको इसके साथ स्थान देना, यानी कि एक डिफरेंट चीज़ को मिला करके अननेसेसरीली उसको शादी के इक्विवेलेंट दर्जा देने की एक कोशिश है। तो ये भी यूनिफॉर्मिटी नहीं ला रहा है। डॉक्टर साहब, ये भी जैसे अभी बात की अकील सैयद साहब ने कि लिव इन रिलेशनशिप का एक इसको लीगलाइज कर दिया गया इसके अंदर, तो इस पर जो लोग बात कर रहे हैं वो
एक तो इसके कानूनी पहलू है जैसे कि आपने भी बयान किया, लेकिन इसके एक सोशल और इसके नैतिक पहलू भी हैं। तो इस्लाम में खास करके इस टॉपिक की अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप में, इस्लाम इसको किस नज़र से देखता है? इस्लाम ने जो फैमिली लॉज या फैमिली कंस्ट्रक्शन के बारे में जो आइडियाज़ दिए हैं, वो तमाम आइडियाज़ जो है वो मैंने जैसा कहा कि अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह की तरफ से है तो वही इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा वो हो सकते हैं जिसमें किसी तरह की करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस्लाम ने निकाह को बड़ी अहमियत दी है, क्योंकि निकाह ही से ज़िम्मेदारी पैदा होती है। जब एक मर्द और औरत बाकायदा शऊर के साथ और कुछ लोगों की गवाही के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर ख़ानदान की शुरुआत करते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेना भी शामिल होता है। और ज़ाहिर है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ प्लेज़र भी है, कुछ खुशी वो भी है। वो प्लेज़र आदमी अगर उसको वो करता है, उस प्लेज़र के पीछे की जो जवाबदारियाँ हैं उसको अगर भूल जाता है, तो फिर वो जानवर की तरह हो जाता है। इसलिए इस्लाम ये कहता है कि अगर आप ये प्लेज़र हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ये तरीक़ा है, और इस तरीक़े के साथ तमाम जिम्मेदारियाँ आती हैं, वो भी तुम्हें उठानी होगी। लेकिन इंसान चाहता है कि वो जानवर बन जाए, प्लेज़र तो हासिल करे लेकिन जवाबदारी से अपने आप को मुक्त कर ले। और ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह का मामला जो है वो उसी तरह का मामला है कि आदमी प्लेज़र हासिल करना चाहता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है। डॉक्टर साहब, अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिस को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखें और यूसीसी के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो मेजर आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो विरासत हो, निकाह हो, तलाक हो, इन सब मामले में अगर आप देखें तो ये परसेप्शन तो ऑलरेडी एक बना हुआ है कि इस्लाम में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, विरासत में उनको आधा यानी बराबर का हक उनको नहीं दिया जा रहा है। तलाक का मामला भी आप देखिए, ट्रिपल तलाक का जो लॉ आया है इसीलिए आया कि वो एक बार में 3 बार में तलाक बोल के निकल जा रहे हैं। तो जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो तो इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं और औरतों के हक में समझ रहे हैं कि यूसीसी आने से औरतों के लिए भलाई हो रही है। तो इसका विरोध किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है? जी, ये इस्लामी शरीयत जो है, इस्लामी क़वानीन है, जैसा मैंने कहा अल्लाह ने दिए हैं, और ये तमाम मर्द ख़वातीन हर एक के लिए यकसा तौर पर तमाम की हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों को मुतय्यन करते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ ख़राबियाँ पाई जाती हैं, आपने जैसा कहा ये है, हमारे यहाँ तलाक़ के सिलसिले में भी, विरासत के सिलसिले में भी बहुत सारी ख़राबियाँ पाई जाती हैं, जिनमें वाकई किसी के साथ जुल्म भी होता है, अत्याचार भी होता है, लेकिन उसकी वजह कानून नहीं है। उसकी वजह कानून पर अमल न करना या कानून को अपने मफाद के लिए रिस्टोर करना है। इस्लामी क़वानीन जो है वो अपने आप में मुकम्मल वो है, उस तरीक़े पर अगर अमल नहीं कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं उस इस्लामी शरीयत को, या उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये करप्शन और ये जुल्म और ये पैदा हो रहा है। तो इसलिए अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि यह है, तो उसको करना ये चाहिए कि मुसलमानों को इस्लामी शरीयत पर मुकम्मल तरीक़े से वो अमल कर सके, वो माहौल फ़राहम करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि इस्लामी शरीयत पर अगर पूरा मुस्लिम समाज सही तौर पर अमल करेगा तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन और सारी चीज़ें, जुल्म जो बज़ाहिर नज़र आता है, वो सब ख़त्म हो जाना है। डॉक्टर साहब, अगर एज ए लॉ एक्सपर्ट इसको देखें, अगर यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में हमको देनी हो, जो मैंने सवाल रखा, तो हम इसको कैसे काउंटर करेंगे? यानी मेरी आर्ग्यूमेंट कि नहीं औरतों पे जुल्म हो रहा है इसलिए हम कानून ला रहे हैं, तो इसको कैसे काउंटर? औरतों पर जुल्म हो रहा है उसका पहले तो डेटा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने बात की शुरुआत में कही, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सवाल ये है कि विरासत में लड़की को यानी कि वुमेन को कोई राइट मिल रहा है कि नहीं इनहेरिटेंस में। इस्लाम एक ऐसा वाहिद रिलीजन है कि जिसने 1400 साल पहले इस राइट को रिकॉग्नाइज़ किया और महिलाओं को भी ये विरासत में हुकूक दिए। आज की तारीख में भी एक मुस्लिम महिला को 3 डिफरेंट सोर्स से विरासत में हक मिलता है। एक अपने बाप की तरफ से, एक भाई की तरफ से, और इवन बेटे की तरफ से भी। हस्बैंड का तो है ही है हस्बैंड। ये दुनिया की किसी भी रिलीजियस सिस्टम में या किसी भी कानून लीगल सिस्टम में ये हक नहीं है। अब यूसीसी आएगा तो ये चारों रास्ते बंद हो जाएंगे और एक ही रहेगा। अगर इसको हम इस तरह से भी देखें कि जिस तरह से, जैसे मैंने बताया कि ये वाहिद मज़हब है जिसमें कि औरतों को हुकूक दिए गए,
दूसरे मज़हब जो को मानने वाले हैं उस मज़हब में कहीं भी औरतों को ये हुकूक विरासत में नहीं मिल रहे थे, फिर भी 2004 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसके बाद में ये हुकूक दिए जाए इस तरह का डायरेक्शन मिला। मगर उसकी आप प्रैक्टिसेस देखें, इसके साथ में ही ये भी उस फादर के लिए एक ऑप्शन है कि वो इसकी विल बना सकता है, वसीयत कर सकता है। और 90% चीज़ों में ये देखा गया है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा पब्लिश किया हुआ है कि 90% में ये देखा गया है कि बाप अपनी बेटी को ये समझा करके कि कन्यादान में तुझे दे दिया है, अब विल ऐसा बनाते हैं और उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि इस यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जो कि बिल अभी पास किया गया है, उसमें भी यही प्रोविज़न है कि भाई महिलाओं को भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि लड़के को मिलेगा। पर साथ में बाप के लिए ये भी ऑप्शन है कि वो विल करके कंप्लीटली चाहे तो उसको एक्सक्लूड कर दे। तो वो एक्सक्लूड करने वाली जो प्रक्रिया है विल बना करके, हालांकि ये इस्लाम में फादर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम में फादर 30% से ज़्यादा का विल नहीं कर सकता। मतलब कि बेटी को विरासत में हिस्सा मिलना ही है, बहन को हिस्सा मिलना ही है, मदर को हिस्सा मिलना ही है, वाइफ को मिलना ही है। ये एश्योरेंस अब इस यूसीसी से ख़त्म हो जाएगा, तो महिलाओं के लिए यूसीसी बहुत ही नुकसानकारक है। मतलब इस्लामी शरीयत ने तो उनको सोशल सिक्योरिटी दे ही दी थी कि आप 1/3 ही कर सकते हैं, उससे अलावा तो आपका हक मिलना ही मिलना है। जी। लेकिन यूसीसी ने जो बराबरी वाली कानून लाके उसको भी खत्म कर दिया। जी। और जो एक दूसरी आर्ग्यूमेंट, जैसे भी आपने कहा कि भाई बेटी को आधा और सन जो होता है उसको फुल मिलता है, मतलब जितना सन को मिलता है उससे डॉटर को हाफ मिलता है। उसका जुरिस्प्रूडेंस ये है कि इस्लाम में जो पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेल मेंबर पर है, और इस मेल मेंबर के अलावा फीमेल के पास ही, जैसे मैंने बताया, 3 अलग सोर्सेस है जहां से भी विरासत में हिस्सा मिल रहा है। इसलिए ये दोनों का जो क्वांटम है ये डिफरेंट है, पर राइट की जहां तक बात है, राइट दोनों का इक्वल है। अब इसके अगर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे बात करें वकील साहब, तो आर्टिकल 25 की जैसे आपने भी बात की कि उसमें मजहबी आज़ादी की बात की गई है जी, यानी मैं रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रीच कर सकता हूँ, उसमें सारी बातें की गई हैं। और फिर ये यूसीसी है, तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई टकराव नज़र नहीं आ रहा? पूरा टकराव है, बिल्कुल टकराव है। जहाँ तक ये आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो नंबर 1 किसी भी स्टेट असेंबली को ये पावर नहीं है कि आर्टिकल 44 को इन्वोक करे और इस तरह का कानून बनाने की कोशिश करे, क्योंकि आर्टिकल 44 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का हिस्सा है, जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी के तहत है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ये आपको इस तरह से, जब आर्टिकल 44 के लफ्ज़ों को आप देखेंगे तो ये है कि फॉर एवरी सिटीज़न, भारत में सिटीजनशिप सिर्फ सेंट्रल देता है, स्टेट वाइज उत्तराखंड की सिटीजनशिप अलग, गुजरात की सिटीजनशिप अलग, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये मैंडेट जो है उस पार्लियामेंट को है कि जो सिटीजनशिप देती है। दूसरा नंबर ये है, इसी टेक्स्ट में आप देखेंगे कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी जो उत्तराखंड ने भी पारित किया या गुजरात में हुआ, ये तो एक अपनी स्टेट टेरिटरी के लिए है। यानी कि आर्टिकल 44 के कंसेंसस में है, ये सतही तौर पर अपरेंटली दिख रहा है कि उसके कॉन्ग्रुएंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वहाँ भी देखा जाए, 44 के तहत भी देखा जाए, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जबकि ये इनमें का कोई भी प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट का, 25 का हवाला दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी राइट फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32 में किसी का भी अगर ये वायोलेट करता है, कोई भी एक्शन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाएगा और इट विल रिजॉल्व इनटू दैट। एक बात मैं ऐड करूं इसमें कि आर्टिकल 44 जिसका हवाला अभी से साहब दे रहे थे, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, जिसमें यानी नशा और शराब के ख़िलाफ़ राइट टू एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें वो हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता और बस इसी पॉइंट को उठाकर वो किया जा रहा है।
और इससे साफ पता चलता है कि कुछ मैलिफाइड इंटरेस्ट है इस बात को उठाने में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इस भाग ही को वो करने में कुछ राजनीतिक लाभ है जिसको लेना चाहते हैं, वरना और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो समाज के विकास के लिए और समाज के मसाइल को दूर करने के लिए ज़रूरी थी, उसकी तरफ जो है नज़र नहीं की जा रही है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है उसका, और हमारे पास शरिया एक्ट भी मौजूद है, शरीयत के हमारे कवानीन हैं, हमारी मसाजिद हैं, मकातिब हैं, और उसमें इसकी प्रीचिंग भी की जाती है। तो मोहतरम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी ये लॉ तो बन गया है, अब उसमें फिर जब निकाह, तलाक और विरासत जैसे कवानीन हमारे हैं, तो यूसीसी के आने के बाद क्या कोई बहुत मेजर तब्दीली यानी मुस्लिम कम्युनिटी महसूस कर रही है कि हाँ हो जाएगा, यूसीसी कानून तो पास हो गया, हमारे खुद के कुछ कवानीन हैं, तो अब ये यूसीसी पास हो गया है, तो इससे कुछ मेजर चेंजेस आपको लग रहे हैं कि हो जाएंगे? जो खतरा हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ निकाह में चेंज हो जाएगा, तलाक में चेंज हो जाएगा, विरासत में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं और बात नहीं कर रहे। जी, इसमें यह है कि दरअसल हमारी एक सबसे बड़ी मुस्लिम मिल्लत की कमज़ोरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर और इस्लामी शरीयत पर मुसलमान ही पूरी तरह से अमल नहीं कर रहे हैं। एक बहुत छोटा तबका है जो बहुत पाबंदी के साथ और बहुत उसके साथ इस्लामी शरीयत पर अमल पैरा है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसी की वजह से चूँकि मुसलमान खुद इस पर अमल पैरा नहीं है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इसकी फ़िक्र नहीं है। और इस मामले में मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ख़्याल ये है कि अगर मुसलमान आज भी इस्लामी शरीयत को पाबंदी के साथ वो करने लग जाएं और अपने तमाम मामलात आपस ही में फ़ैसल करने के लिए तैयार हो जाएं, किसी मामले में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो मुसलमानों के आपस के दरमियान, तो उसको वो अंदर अपने समाजी स्ट्रक्चर में या अपने उलमा और मजहबी स्ट्रक्चर में उसका सॉल्यूशन लेकर आएँ, या हमारी कुछ इस तरह के तस्फिया सेंटर्स या शरई पंचायतें या वो हो, उसके ज़रिए से हम इसको लेकर आएँ। अगर ये हम करेंगे तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा असरात उस यूसीसी के हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। अगर हम मजबूत होते हैं, हम अपनी इस्लामी शरीयत पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और हम किसी मामले को लेकर कोर्ट के पास या बाहर नहीं जाते हैं, अपने अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। शर्त इतनी है कि हमारे अंदर ये क़ुव्वत इरादी पैदा हो जाए कि हम अपने इस्लामी शरीयत को दांतों से पकड़ कर अमल करेंगे और अपने मामलात को अपने तरीक़े से इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर जो है सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा असर इसका हमारे ऊपर नहीं होगा। तो प्रोफेसर साहब, इसमें जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हम जो शरिया पे अमल कर रहे हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो इशूज़ खास करके बताए जा रहे हैं, हम अगर जा नहीं रहे हैं तो कुछ इशू तो नहीं आने वाला है। तो बिल हमको कोई इन्फोर्स करता है, यानी अगर ये बन रहा है तो ऐसी कुछ बात है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा? फॉर एग्जांपल जैसे वो है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन तो कराना ही है, वो कंपलसरी कर दिया है, लेकिन निकाह तो हम इस्लामी तरीके से कर सकते हैं। तलाक जो अगर कुरानी तरीका बताया गया है उससे अगर कोई दे रहा है, फिर लो का और इससे क्या टकराव पैदा हो रहा है यूसीसी का? इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि इस्लाम में भी कुछ मैंडेट्स हैं, कुछ प्रेफरेबल्स हैं, और इसी तरह से इस यूसीसी में भी कुछ मैंडेट्स हैं और कुछ पर वो साइलेंट है, या तो कुछ में चॉइस दी हुई है। तो जैसे कि एक तलाकशुदा औरत वो चाहे तो इद्दत का वक्त गुजार सकती है और उसके रीमैरिज से पहले, ये उसके ऊपर ऑप्शन है यूसीसी के कंसिडरेशन से देखें तो। अच्छा, बट एट द सेम टाइम यूसीसी डज नॉट प्रोहिबिट हर टू रीमैरी ऑन द सेकंड डे। मतलब तलाक होने के दूसरे दिन अगर शादी करना चाहे तो यूसीसी उसको रोक नहीं रहा है, उसको अलाउ कर रहा है। अब उस महिला पर निर्भर करता है कि उसका ईमान कितना पक्का है कि वो तलाक होने के बाद इद्दत गुजारे और उसके बाद शादी करे, जो कि इस्लाम का मैंडेट है। तो यहाँ ईमान की कसौटी होगी। और कुछ ऐसे ऑप्शन, ये एक तरह के केसेस हैं जहाँ के इंडिविजुअल पर दारोमदार रहता है कि वो चाहे तो यूसीसी के तहत भी अपने शरीयत का अच्छे से पालन कर सकता है। और दूसरे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि तलाक के हैं, जिहार, इला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इसके साथ निकल जाएंगी।
और सेपरेशन या तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के कुछ क्राइटेरिया जो यूसीसी ने मेंशन किए हैं, उसी पर होकर के ये पूरी प्रोसीजर की जाएगी। अगेन दैट इज़ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो जो चीज़ें, एक चॉइस थी, एक फ्रीडम थी, और एक इस्लाम ने जो ऑप्शंस दिए थे वो अब कर्टेल हो जाएंगे, वो अब कट जाएंगे, वो अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उनको यूसीसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये उस जो आर्टिकल 25 के साथ टकराव वाली जो बात है वो इसमें यहाँ देखने को मिलती है, और इस वजह से रिलीजियस प्रैक्टिस का जो फ्रीडम है वो कर्टेल होती है इसमें, और ये एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है इसमें। यानी इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें और थोड़ा और वाज़ेह करने की ज़रूरत है इसको, कि अगर एक कपल है, उनमें नहीं बन रही है और वो सेपरेशन करना चाह रहे हैं, और एक हिंदू कपल है, उनको अगर सेपरेशन करना है तो उनके पास तो उनका भी एक मैरिज एक्ट मौजूद है ना। तो सवाल ये भी आ गया, क्या वो उसके हिसाब से करेंगे कि या अभी यूसीसी के हिसाब से करने वाले हैं। और दूसरा एक मुस्लिम कपल है, उनको अगर सेपरेशन करना है, उनके पास शरिया एक्ट मौजूद है, और फिर क्या वो अगर चाहें, फॉर एग्जाम्पल वो आपस में बैठ के अगर तय कर लेते हैं कि चलो हम इस तरह से सेपरेट होते हैं, तो क्या लॉ उनको फोर्स करता है कि नहीं आपको सेपरेट तो इसी तरीके से होना है? हाँ, मतलब अब ये इसको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कोड है, ये हम जिसको समान नागरिक संहिता बोलते हैं। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ द प्रोविजंस, ये एक्ट नहीं है। एक्ट जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जिसको हम अधिनियम कहते हैं। तो अधिनियम और संहिता में ये फ़र्क है। अधिनियम सीधे स्पेसिफिक 1-to-1 पॉइंट पर बात करता है, मैंडेट करता है, और टू दी पॉइंट बात होती है। संहिता कलेक्शन ऑफ वेरियस सोर्सेस और उनको ला करके एक पैकेट में पेश किया जाता है। वो जब किसी भी संहिता में की जाती है तो वो इंटेलिजेंटली होनी चाहिए और वो प्रिजुडाइज नहीं होनी चाहिए। इस संहिता में जो चीज़ें हैं वो मेजॉरिटी लॉ हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है या तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उनसे प्रभावित होकर के ये है, और उस वजह से एक मेजर चंक ऑफ सिटीज़न है उनको ज़्यादा असर नहीं करता है। बट जो दूसरे जो हैं, जो कि पहले भी उनके पास चॉइस थी कि उस इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट में न जाए, उन लोगों का अब ये उस पर ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, और उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो फ्रीडम है, वो ये कोड जो है उसको कर्टेल कर देता है। तो डॉक्टर साहब, ये इसमें एक सवाल और आ गया कि जब यूसीसी आया है तो ये एक कानूनी तब्दीली जो हुई है, लेकिन समझ में ऐसा आ रहा है कि एक वेजिटेरियन मॉडल जो है, जो लोग बहुमती में है, उनका जो एक मॉडल है लाइफ को जीने का, वो जो है वो इम्पोज किया गया है। तो क्या ये आपको सिर्फ कानून की तब्दीली लग रही है कि इस पे आइडेंटिटी लेवल पर भी आपको क्राइसिस लग रहा है मुसलमानों के, कि हाँ उनकी आइडेंटिटी पर भी अब सवाल हो गया है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल उत्तराखंड में जो यूसीसी बनाया गया है उसका अगर स्टडी करें तो वो साफ मालूम होता है कि हिंदू कोड बिल की ही एक मॉडिफाइड शक्ल है, उसी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके रखा गया है। और इसीलिए ये साफ साफ महसूस होता है कि इनका अपना ज़ाहिर बयानिया तो ये है कि हम औरतों पर जुल्म कम करने के लिए या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये बिल पेश कर रहे हैं, लेकिन हिडन एजेंडा यही है कि मुसलमानों को उनकी अपनी शरीयत से बेदखल किया जाए, इस्लामी शरीयत कुरान और हदीस पर अमल करने के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाए, ताकि वो अपनी इस्लामी शरीयत से दूर हट जाएं और अपनी आइडेंटिटी और अपनी उसको भूल जाएं। ये बाकायदा एक हिडन एजेंडा है जो थोपा जा रहा है, और इसी के ज़रिए से वो तमाम क़वानीन जो इस्लामी शरीयत के हैं उनसे वो करके जो एक मेजॉरिटी का कानून है वो उनके ऊपर थोपा जा रहा है। उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ यूसीसी में तो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप के एक आदमी जब अगर शादीशुदा नहीं है, उसकी बीवी ज़िंदा नहीं है, वो किसी के साथ ये कर सकता है। लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वो दिया कि अगर कोई शख्स शादीशुदा है, उसकी बीवी भी है, उसके बावजूद भी वो किसी बालिग औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो लेजिटिमेट है, उसको पूरी आज़ादी है। और दूसरी तरफ एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी का यानी लीगल और एक
पवित्र तरीके से अगर वो किसी को अपने साथ रखना चाहता है तो उस पर रोक लगाई जाती है। ये सारी विसंगतियाँ हम देखते हैं तो ये है कि किसी न किसी तरह से एक ख़ास कौम को वो करके कुछ पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल किया जाए, तो ये एजेंडा नज़र आता है। हमने अभी विरासत और इनहेरिटेंस पे जो बात की थी तो उस पर थोड़ा और तफसील से बात करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सैयद साहब के विरासत का जो लीगल मेथड अभी जो पाया जाता है मौजूदा लॉ के अंदर जो पाया जाता है और शरीयत का जो एक मेथड है उसको थोड़ा सा आप अगर खोल के बयान करें ताकि समझ में आ जाए लोगों को कि उससे क्या इशू आए। जैसे हमने अभी बात की कि अभी तो प्रोटेक्शन है, ये आने के बाद ख़त्म हो रहे हैं, है ना जी। तो इसको थोड़ा सा हमें और ब्रॉड करके बताने की ज़रूरत। जैसे मैंने बताया, इस्लामी कवानीन के तहत कोई भी इंसान जो है, अव्वल तो ये कि 1/3 यानी कि 30% से ज़्यादा अपनी इवन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका विल नहीं कर सकता। यानी कि अगर एट द मोस्ट कर सकता है तो 30% का विल कर सकता है, बाकी की 70% जो है वो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसी के तहत गवर्न होगी। सबका हिस्सा तय है, जिसमें सबका हिस्सा प्रिस्क्राइब्ड है, फ्रैक्शन के साथ तय है। जो लोग जो उसके जो वारिस जो जिंदा हैं उनके हिसाब से सबके प्रोपोर्शन बने हुए हैं। यानी कि अगर वाइफ है तो कितना, वाइफ की एब्सेंस में बच्चों का कितना, बच्चियों का कितना, पेरेंट अगर है तो पेरेंट का कितना, उस वक्त वाइफ का कितना होगा, ये सारे क्लियर कट हैं एंड इट इज़ वेल डिफाइंड प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला। यहाँ अब बाकी जो मेजोरिटी में जो चल रहा है वो ये है कि उसमें पेरेंट का कोई राइट नहीं होता, न सिबलिंग का कोई राइट है एक्सेप्ट HUF। सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो HUF के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। HUF इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये इनकम टैक्स एक्ट में भी रियायत पाते हैं और स्पेशल प्रिविलेज पाते हैं। HUF जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो यूनिट है उसको एक यूनिट की तरह लिया जाता है। और हिंदू कोड की मैं बात करूं तो उसमें जो है को पार्सनरी राइट होते हैं, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब से उसका उस HUF सिस्टम में उसका अपना शेयर होता है, अपना उसका राइट क्रिएट हो जाता है। इस्लाम में जो है उसका राइट फादर के गुजरने के बाद ही रहता है ये, तो उसमें राइट क्रिएशन ऑफ राइट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो HUF सिस्टम जो है उस पर ये UCC बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि अगर HUF को अगर रिमूव कर दिया जाए जैसे कि केरला ने किया था, केरला यूनिफाइड फैमिली एबोलिशन एक्ट, तो वो कर दिया। अगर ऐसा होगा तो इस UCC का क्या हाल होगा, वो तब ये यहाँ की जो मेजोरिटी वही इनके खिलाफ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये आपने कैसा कानून बनाया ये, तो अगर वो तो ये अगर हम इसको रिलीजियस न्यूट्रल बनाने की सोच रहे हैं तो HUF शुड हैव बीन रिमूव्ड, जैसे ये केरला में ये क्या तभी टॉलरेंस होगा। हाँ, तब वो रिलीजियस न्यूट्रल तब बनेगा। तो अभी अब पेरेंट का तो हुकूक है नहीं, कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं है, सिबलिंग के नहीं है, सिर्फ लोअर यानी कि उसके बाद वाली जो जनरेशन है उसके राइट है। और उसमें जितने भी चिल्ड्रन से जितने भी ऑफस्प्रिंग है उसमें इक्वल शेयर का प्रोविज़न है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। मगर ये प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके बैक में जाकर के हम देखें कि विल करने वाले पास ये आज़ादी है कि वो चाहे तो अपने जितने भी वंशज हैं, अपने वारसदार हैं, बेटा बेटी, सबको एक्सक्लूड करके अपनी 100% प्रॉपर्टी को जो है वो किसी और को विल भी कर सकता है। करते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं कुत्ते को दे देता हूँ तो उसके नाम पे दे दिया। आप ये मजाक मत बताइए, कहिए असल में हुआ है, असल में लोगों ने कुत्तों को दिया है, किसी ने अपने बिल्ली को दिया है, इस तरह के करते हैं। तो ये फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है कि आप उसको इक्वल शेयर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या तो बेटी को इक्वल दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुई औलाद के बारे में कहा गया है इसमें कि एनी चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप वुड बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट का मतलब आप क्या समझते हैं कि अब वो उसको समाज में रहने का अधिकार है, यानी कि उसको इनहेरिटेंस का भी अधिकार है। पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक बंदा
जिसे लिव इन रिलेशन के बाद उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं मेरे तो फैमिली तो बनी ही नहीं, मैं तो उसने लिव इन रिलेशनशिप को कट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके माँ बाप के कहने से जाके शादी कर ली, उसके 2-4 बच्चे हो गए। वो एक लेजिटिमेट बच्चा, सो कॉल्ड लेजिटिमेट बच्चा उसका लिव इन रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है। वो चाहे तो उसको विल करके उसको एक्सक्लूड कर दे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, उस लेडी को मेंटेनेंस देना होगा पर अपनी प्रॉपर्टी में से कोई शेयर ना दे। अगर वो सेकंड निकाह में होती तो उसका डेफिनेटली हक बनता उस लेडी का भी, पर अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में थी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ मेंटेनेंस फीबल अमाउंट है वो मिल सकता है, पर वो और उसका बच्चा दोनों जो हैं वो इनहेरिटेंस से महरूम हो जाएंगे। एक बात और इसमें कही गई है, यानी एक बात तो ये है कि हर इंसान रिलीजियसली प्रैक्टिस करने के लिए आज़ाद है और बाय डिफ़ॉल्ट इंसान आज़ाद है, वो जिस चीज़ को मानना चाहे, जिस कानून पर अमल करना चाहे। लेकिन यूसीसी में यानी कॉमन सेंस से भी देखा जाए तो ये बात समझ में आ रही है कि जो पर्सनल मैटर्स हैं या जो रिलीजियस इश्यूज़ है उसमें सरकारी अमल दखल कुछ हद से ज़्यादा ही जो है वो नज़र आ रहा है। तो इससे लेजिस्लेशन पहले से और बढ़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि और ज़्यादा बढ़ेगा? यानी इन्होंने तो खुद इनवाइट किया लोगों को कि आओ हमारे पास तलाक लेने, आओ हमारे पास विरासत का हक दिलवाने के लिए, तो ये ओवर बर्डन नहीं हो गया? ये आपने मेरे दोस्त एक एडवोकेट की याद दिलाई अराफात की, वो ये कहते हैं कि 1992 का जो लिबरलाइजेशन था उससे पहले फैक्ट्रीज़ में, बिजनेसेस में लाइसेंस राज चलता था, मतलब इंस्पेक्टर राज बोलते हैं, जो हर चीज़ का आपको लाइसेंस लेना होता था और इस तरह से कोई भी आप बिज़नेस चला सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं मिला तो वो आकर के इंस्पेक्टर आपको कोई भी पेनल्टी कर रहे हैं। अब ये लाइसेंस राज, अब ये इंस्पेक्टर राज रजिस्ट्रार की शक्ल में आपके घरों में है। आप चाहें काजी को बुला करके निकाह पढ़ें, 4 गवाहों की हाजिरी में मैरिज कर लें, आप चाहें सप्तपदी के साथ फेरे फिर लें, गौर महाराज के सामने आप सारे कमिटमेंट वो करें, अग्नि को साक्षी ले करके ये करें, या गुरु वाहिगुरु के ग्रंथ साहब के सामने बैठ कर के ये करें। उसके बाद अगर आपके ज़िले का, आपकी हुकूमत का रजिस्ट्रार बोले कि मैं आपकी मैरिज रजिस्टर नहीं करूँगा, तो आपके पास कोई पावर नहीं है। वो जब तक आपको लाइसेंस नहीं देगा कि आपका मैरिज रजिस्टर हो गया, तब तक आप शादीशुदा ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस रजिस्ट्रार से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जिला रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएंगे, और रजिस्ट्रार जनरल ने जो डिसीजन दे दिया है कि नहीं, मेरे रजिस्ट्रार ने बोला मुझे ठीक लग रहा है कि आज शादी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, आपने पूरा तामझाम किया, पूरी प्रक्रियाएं की, वो चाहे निकाह की हो, फेरे की हो, या वो सब साइड में रह जाएगा। उस रजिस्ट्रार ने अगर मान लिया, कह दिया कि रजिस्टर नहीं है, तो आप अपनी फैमिली ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते। इसी तरह से कोर्ट की डिग्री हो गई अगर डिवोर्स की। कोर्ट एक जुडिशियल सिस्टम, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता है, बल्कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन गलत है तो उसमें कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यहाँ ये है कि अगर कोर्ट ने डिक्री प्रोनाउंस कर दी सेपरेशन की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, उसके बाद आपको जाकर के रजिस्टर कराना होगा रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि मैं नहीं करता, तो आपके पास डिक्री होने के बावजूद भी आप सेपरेट नहीं रहेंगे, आप शादीशुदा कंसीडर किए जाएंगे। ये एक अननेसेसरीली एग्जीक्यूटिव पावर इसमें इंटरफियर किया गया है। एक मामूली आदमी जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जोड़ करके शादी करता है, खर्च करता है, उसके बाद उसको एक एडिशनल खर्च, क्योंकि ये रजिस्ट्रार को प्लीज़ करना, उसके वांधा को रिमूव करना, ये एक उसको अपना फिर से लॉयर हायर करना पड़ेगा। अगर लॉयर हायर नहीं किया तो जिस तरह से अपन एग्जीक्यूटिव्स में देखते हैं, वहाँ ऑफिस के आसपास में कुछ टाउट होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप इतना दो, मैं आपका काम करवा लेता हूँ। ये एक अननेसेसरी बर्डन करप्शन को बढ़ावा देगा, एग्जीक्यूटिव बर्डन बढ़ाएगा, और एग्जीक्यूटिव को अननेसेसरी पावर जो कि जुडिशियल पावर से भी ज़्यादा कम हो रहे हैं। यूसीसी का सबसे बड़ा खतरा ये है, आपने जो सवाल किया था कि यूसीसी आने के बाद क्या खतरा हमारे उसमें आएगा, तो
तो जैसा मैंने कहा कि हम अपने इस्लामी शरीयत पर अगर पाबंदी से अमल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम बचा ले जाएंगे, लेकिन ये ख़तरा है कि हमने सही तरीके से निकाह किया इस्लामी तरीके से, लेकिन रजिस्ट्रार अगर मना कर देगा कि नहीं रजिस्टर नहीं करना, तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े होंगे। और ये सारा करप्शन का सोर्स है, ये सारा करप्शन का एग्जीक्यूटिव के इसमें जो करप्शन होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ कि किस तरह से करप्शन इस एग्जीक्यूशन के मामले में होता है। तो ये सारा करप्शन का सोर्स एकदम वो होगा और ये लोगों की ज़िंदगी को एक तरह से ज़िंदगी आसान चल रही थी लोगों को, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसमें और एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड कर लूँ कि जब बाकायदा शादी होने के बाद किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत जब वो रजिस्ट्रार के यहाँ अप्लाई करेगा 30 डेज़ में उसको मैरिज रजिस्टर करना है। उस 30 डेज़ के दौरान ये जितनी भी एप्लीकेशंस रहेंगी वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। जेने જોઈએ એ આવીને એ રેકોર્ડ નકલ મેળવી શકશે। यानी कि जो मोरल पॉलिसिंग वाले जो एक फौज है, एक गुंडा तत्व जो हैं, वो जा कर के इस तरह के, उनका तो काम ही ये रहता है लोगों से उगाई करना, ये करना, वो कंटिन्यूस इसमें कांटेक्ट बनाते रहेंगे। और इस तरह की जहाँ जहाँ इस तरह की एप्लीकेशंस आई वहाँ से डाटा, तो प्राइवेसी पर भी किसी भी कपल की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, वो चाहे मैरिज की हो या लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप में अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, किसी को जाना भी पड़ता है तो ऐसा जाएगा कि जो समाज से डरता है या तो उसको लग रहा है कि समाज हमें शादी नहीं करने देगा, तो वो उसलिए शायद अगर जा रहे तो मैं नहीं जानता। तो वैसे भी अगर अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके कुछ करना चाहें, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर करना चाहें तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जाएगा और इमीडिएटली वहाँ से डाटा लीक हो सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी पर बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो सेटल प्रिंसिपल्स हैं राइट टू प्राइवेसी के, उन सबको भी वायलेट करने वाला है। ये तो किसी भी समुदाय के लिए मसला है ना, जैसे एक पटेल कम्युनिटी की लड़की, ये मुस्लिम के लिए है ही नहीं, मैं लड़का है और उनकी भी प्राइवेसी का मसला, उनको भी मैरिज रजिस्टर तो कराना है। और वहाँ वो तथाकथित गुंडा तत्व जो है वो जी नहीं, ये हर एक के लिए मोरली और वो बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन इस खतरे को वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि चलिए एक कौम को मुसलमानों के लिए खास है हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि वो जो खतरे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको लेजिटिमाइज करने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए, फराहम करने के लिए ये ऐसे प्रोविजंस किए जा रहे हैं, सो दैट उनको डाटा हासिल करने में दिक्कत ना हो और वो ऑफिशियली इस डाटा को प्राप्त करके वो अपने मोरल पॉलिसिंग का काम कर सकें। हो सकता है ये भी एक प्रयास हो उसमें। तो डॉक्टर साहब, यूसीसी के आर्ग्यूमेंट में एक बड़ी आर्ग्यूमेंट जो दी गई है, चाहे हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर हो या मीडिया में जो लोग स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जेंडर जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी था, है ना, और सीधा निशाना उनका मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ है। उसका नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन कह रहे हैं कि जेंडर जस्टिस, इससे जेंडर जस्टिस प्रिवेल होगा। क्या पूरी तरह सही लग रहा है आपको कि इससे हासिल? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि सैयद साहब ने बताया कि इस्लामी कानून पूरी तरह से जेंडर जस्टिस पर ही आधारित है। और वो भले पहली नज़र में ये लगता है कि बेटी को आधा हिस्सा दिया जा रहा है बेटे के मुकाबले में, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में मिलाकर वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये तो उसके साथ सबसे ज़्यादा इंसाफ वाला मामला है। तो चाहे वो निकाह के मामले में हो, चाहे ये विरासत के मामले में हो, चाहे तलाक़ के सिस्टम के मामले में हो। तलाक़ का भी जो सिस्टम इस्लामी शरीयत ने मुकर्रर किया है कि किस तरह से वो तलाक़ का जो सिस्टम कुरान ने बताया है कि किस तरह से वो दोनों मिलकर एक हकम बनाकर मस्जिद में मिले और नेगोशिएट करके मामला सॉल्व करने की कोशिश करें। यह ना हो तो पहली तलाक़ दी जाए, पहली तलाक़ देने के बाद उसको इद्दत गुजारने का मौका दिया जाए। इस इद्दत के दौरान में चाहे तो वो वापस जो है वो साथ में रह सके। इद्दत गुजरने के बाद अपने आप वो दूसरी तलाक़ वो हो जाती है। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अपनी जगह अलग शादी कर सकते हैं। ये जो पूरा वो है वो पूरी तरह से औरत के लिए भी इंसाफ का मामला है और मर्द के लिए भी। अब अगर कोर्ट में ये सारा केस ले जाना पड़ेगा तो जाहिर है कि कोर्ट में जज को और उनको वो करने के लिए झूठे झूठे एविडेंसेस खड़े करने पड़ेंगे, उनके किरदार पर वो लाछन लगाना पड़ेगा और वो तमाम चीज़ें झूठी सच्ची कहानियाँ बनानी पड़ेंगी, तब जाकर वो मिलेगा। तो ये कितनी बदमज़गी होगी, किस तरह से दो ख़ानदान के आपस में टकराव और वो होगा। और यहाँ पर यह है कि बहुत खुशदिली के साथ अगर नहीं निभ पा रही है तो बड़े शालीनता के साथ दोनों अलग हो सकते हैं। इतना यानी
आइडियल और इतना ह्यूमैनिटेरियन और इतना जो है वो मर्द और औरत के लिए इंसाफ वाला ये सारा कानून है। तो ये बात तो कहीं से कहीं तक वो है ही नहीं कि इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत औरतों पर जुल्म है। हाँ, कहीं जुल्म होता है, मैंने जैसे इससे पहले भी कहा, वो इस कानून को सही तौर पर इम्प्लीमेंट न करने की वजह से हो रहा है या इस कानून को डिस्टोर्ट करने की वजह से हो रहा है, यही है। वरना कानून अपने आप में किसी तरह से पाक है। जस्टिस मतलब आज के ज़माने में देखा जाए तो एक बहुत पुरकशिश नारा भी बन गया। यानी जब इसकी बात लेके कोई बात कही जाती है तो हाँ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हमको आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, हमको आगे ले आने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको एज ए लॉ एक्सपर्ट लग रहा है कि ये कानून जो बन दिया यूसीसी में, हकीकत में इनको 4, 5, 10 ऐसे कुछ चीज़ें मिल गई हैं कि इससे हाँ आज़ादी हासिल हो गई है या जस्टिस हो रहा है उनके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जितने भी औरतों के, पर्टिकुलरली मैं अभी फीमेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेंडर में बहुत सारा शामिल है, तो अपन एक एक करके बात करें। तो मैं अभी मैं फ़ीमेल की बात कर रहा हूँ। और फीमेल में जहाँ तक इनहेरिटेंस की बात है, हम बात कर चुके हैं कि पहले ज़्यादा हुकूक थे, यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, लिमिटेड पोर्शन मिलेगा, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर विल हो गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ उसके हुकूक पायमाल हो रहे हैं। दूसरा, मैरिज और डिवोर्स की भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें भी उसके पास वो राइट नहीं रहेगी। यहाँ तक कि एक मुस्लिम वुमन के पास खुला का अधिकार है, वो भी उसको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में जाना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी होगी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। इनके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि जो कि पार्ट 3 में इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप की बात की है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए अभी भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक मेल और फीमेल, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप डज नॉट रिस्ट्रिक्ट मेल एंड फीमेल ओनली, क्योंकि वो कोड साइलेंट है। तो जेंडर की, जब आप जेंडर की बात कर रहे हैं तो LGBTQ+ ये सभी इसमें आ जाएंगे, और कोड इन सब के लिए साइलेंट है। और जब लिव इन रिलेशनशिप के, जो मैंने अभी से पहले इशारा किया, शायद समझ में नहीं आया, कि मैंने कहा कि कुछ लोग छुपाना चाहते हैं कि हम साथ में क्यों रह रहे हैं। चाहे हमारी नज़र में 2 लड़कियां हैं, हमारी नज़र में 2 लड़के हैं, या इस तरह के जो साथ में रह रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी अब रिवील हो जाएगी और खुल करके आ जाएगी। अगर वो नहीं रजिस्टर करते हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो उनके पास, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के। अभी कम से कम वो एक ऑफिस में, एक कंपनी में या एक प्रोफेशन में वो दोनों साथ साथ में काम भी करते थे, और सामाजिक तौर पर लग रहा था कि दोनों कलीग हैं या तो सीनियर जूनियर है, इस तरह से। अब वो उनको आइडेंटिटी अपनी रिवील करनी पड़ेगी। तो ये जेंडर जस्टिस का तो इसमें कोई हो ही नहीं रहा है। मैं उन जेंडर की बात करता हूँ। कमिंग बैक टू अगेन फीमेल जेंडर, तो ये तो वहाँ तो हो ही नहीं रहा है जेंडर जस्टिस। बल्कि फ़ीमेल के लिए भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक फ़ीमेल है, एक मेल है, आइदर ऑफ पार्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। બે કરાર પૈકીના 2 ભાગીદારો પૈકી કોઈ પણ એક ભાગીદાર કોઈ પણ સમયે કરારનો અંત લાવી શકશે અને જઈને રજિસ્ટ્રારની તે બાબતની જાણ કરી શકશે। मैरिज था ही नहीं, ये तो लिव इन रिलेशनशिप था। अब और ज़्यादा केस में अभी जहाँ पुरुष प्रधान समाज की हम बात कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि किसी पुरुष ने किसी महिला का, मुझे कहना नहीं चाहिए पर शोषण कर लिया, और किसी तरह से उसको अपने झांसे में 1-2 साल रख करके अपना मन भर गया, और उसके बाद उस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने के लिए अर्जी दे दी। तो उस महिला को कौन अधिकार देगा उसको उसके समाज में पुनर्स्थापन के लिए? या बरसों पहले हम याद कर रहे हैं कि विधवा विवाह का एक पूरा मुहिम चला था, और ये करके इन जैसी महिलाएं होंगी। और जब समाज में पता चल जाता है कि एक महिला को किसी ने शोषित किया है, तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बन जाती है दूसरे पशुओं के लिए, कि उसको ये करें, तो झांसा दे करके। तो ये तो महिलाओं के लिए और नुकसानदेह चीज़ है। और भगवान ना करे, अगर उनके पास, खुदा ना करे, उनका अगर कोई बच्चा हो गया, तो उसकी लायबिलिटी भी उसको होगी, क्योंकि जिस पुरुष ने उसको स्वीकार नहीं किया है उस बच्चे को, तो वो महिला की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो वो महिला अगर चाहे, कहीं रीमैरिज नहीं कहूँगा क्योंकि पहला वाला तो मैरिज ही नहीं था, पर अब मान लीजिए अगर चाहे कि शादी भी करे, तो वो बच्चे के साथ
आज के भारतीय समाज में ऐसी महिलाओं के लिए तो और दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये जेंडर जस्टिस के नाम पर मैं दूसरे अभी जेंडर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं के लिए भी तो ज़्यादा नुकसान करने वाला है और ज़्यादा परेशानियों में डालने वाला ये कानून है और कानून के सारे प्रोविजंस हैं। ये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि एक मैरिज है, उस मैरिज को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा और तरह तरह की चीज़ें करना पड़ेंगी, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप में मर्द कह दिया कि आज़ाद तो आज़ाद। और यहाँ इसी को तो तलाक बोलते हैं। यही कह रहा हूँ ना, वहाँ उनको मर्द को इतनी आज़ादी दे दी गई है। तलाक में तो ये था कि उसको अपनी वाइफ को एड्रेस करके बोलना था कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। यहाँ तो उस पार्टनर को भी नहीं कहना है, उनको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है कि मैं यहाँ टर्मिनेट कर रहा हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किस तरह के समाज की तरफ हम जा रहे हैं वो सही है। यानी इसकी वजह से जो और सामाजिक बुराइयां पैदा हो जाएंगी और उसकी तरफ लोगों की नज़र नहीं जा रही है अभी। बस जेंडर के नाम पर, जस्टिस के नाम पर लोगों ने हवा खड़ा कर दिया कि हाँ हम जो है वो आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो इससे तो ये समझ में आया अकील साहब के ये जितना डेंजर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा डेंजर तो अभी मुझे लग रहा है कि और जो लोग हैं उनके लिए भी इतना ज़्यादा डेंजर। बिल्कुल साहब, 16% ट्राइबल हैं, अभी तो किसी कारणवश इससे मुक्त हो गए। 14% मुसलमान है, उससे ज़्यादा जो 80% जो मेजॉरिटी है उनको नुकसान करने वाला है, उनकी सामाजिक। और ये अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब वी सी लॉ एज अ टूल फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक अम्बेडकर जी भी इसकी थियरी पर विश्वास करते थे और इसीलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी बातें भी की कि कानून जो है समाज का चरित्र निर्माण करता है और ये एक दिन में नहीं होता है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होते तो बड़े होकर के उनका जो कल्चर दिखता है एक जनरेशन के बाद दिखता है। जब समाज की हम बात करते हैं तो 2-3 जनरेशन के बाद जिस भारत को हम देखेंगे तो वो आज का भारत नहीं होगा। कंप्लीटली जो सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी होगी, वो एक खतरा है। वो आप चाहे हिंदू रिलीजन के हो, मुस्लिम रिलीजन के हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, प्रश्न ये है कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति है इस तरह के कानून के साथ हम बचा पाएंगे? कोई धर्म, डॉक्टर साहब ने कहा इस्लाम इजाज़त नहीं देता लिव इन रिलेशनशिप की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म इजाज़त देता है लिव इन रिलेशनशिप की? सही है, कोई नहीं। क्या जैन धर्म देता है? क्या सिख धर्म देता है? क्या क्रिश्चियन देता है? कोई धर्म नहीं इजाज़त देता। हम किस तरह के समाज का निर्माण हम इन कानून के ज़रिए करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सामाजिक व्यवस्था को संभालने के लिए, भारतीय संस्कृति को संभालने के लिए, जो अगर आप मुस्लिम को उसमें नहीं शामिल कर रहे हैं तो 80% पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है कि इस पर आगे बढ़ें, आगे आए और अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के कानून से बचने की कोशिश करें। इससे तो यही हो रहा है डॉक्टर साहब के बुराइयों को पनपने का एक आसान मौका कानून की शक्ल में सामने दे दिया गया है और अभी वे फॉरवर्ड उनको दिख नहीं रहा है कि आइंदा इससे क्या रेप्लिकेशन होंगे, इसके क्या असरात होंगे। बस इन्होंने बनाने के चक्कर में बना दिया, यानी उसकी कुछ कानूनी पेचीदगियां तो ही हैं, लेकिन इससे जो एक अनैतिक समाज का निर्माण होगा, ये बहुत अपने आप में डेंजर सी चीज नजर आ रही है। और इसको रोकने के लिए तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सारे इंसानियत को खड़े होने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा। ये अभी लोगों की नज़र नहीं जा रही है इस पर, लेकिन ये अगर इम्प्लीमेंट होता है और समाज में आता है तो फिर समाज की जो दिशा बनेगी, उसकी दशा जो बनेगी, वो वाकई जो है वो इस इंसानी समाज को जानवरों की समाज की तरफ ले जाने वाली बनेगी। तो इसके लिए हमें ये कोशिश हमें करना है, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, मुसलमान इस बात को समझते हैं, तो हमें ये कोशिश करना है कि इसके इन तमाम बुरे असरात को समाज किस तरह से बिगाड़ की तरफ जाएगा, ये असरात को हमें पूरे लोगों के सामने, अपने देश बंधुओं के सामने, अपने राज्य के निवासियों के सामने लाना होगा और उनको बताना होगा कि देखिए कहाँ ये हम अपने समाज को ले जा रहे हैं इसके ज़रिए से। और हमें उनको भी खड़ा करना पड़ेगा और उनको लेकर हमें ये मूवमेंट चलानी पड़ेगी कि हम अपने समाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस पर यही सवाल करना भी चाह रहा था कि अब हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हमने भी डिस्कस कर ली, यानी एक तो इसकी लीगल चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, है ना,
बेंच में जाए, उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन विद इन ए कम्युनिटी और अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा और भी जो रिलीजियस लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, उनको अगर हम बताना चाहें कि अगर अब हमें इसको रोकना है, इसके असरात को रोकना है, जो अभी हमने बात की, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, इसको तब्दील करने के लिए हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं जो कि आपने कही। असल में तो चीज़ एक ही है, पर उसके दो पहलू हैं। एक जो कि एक तरह का समाज में और लोगों के बीच में फोबिया बनाया गया है, उसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि एक माइंडसेट एक तरह का क्रिएट किया गया, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और सही माइंडसेट के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। तो अब हम सबकी, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं, सभी इंटेलेक्चुअल्स की, सारे जितने भी एकेडमिशियंस हैं, सारे जितने भी लिटरेरी पर्सन हैं, सारे जितने के जूरिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, उनको समाज को दिखाना होगा कि ये कानून के क्या क्या नेगेटिव असर हो सकते हैं, ताकि समाज में इसकी जागरूकता आए और समाज इस चीज़ के लिए जागृत बने कि ये कानून इस तरह के प्रावधानों के साथ में हमारे समाज को नष्ट करेगा, हमारे देश को, हमारे आने वाली जनरेशन की जो नैतिकता है उनका पतन होगा। तो वो हम जब अवेयरनेस लाएंगे, तब जो एक गलत अफवाहें फैला करके माहौल बनाया गया है, वो माहौल टूटेगा फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में सही मालूमात लोगों तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता, पूरे राज्य की जनता जो इतनी समझदार है कि विजन के साथ में समझ सके कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कि हमें दिखाने की ज़रूरत है, हमें लोगों को उस तरफ अंगुली निर्देश करने की ज़रूरत है, तो उसके साथ फिर ये बिल्कुल हमें सहकार मिल सकता है। सवाल आपसे भी है कि अब हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी इसको कैसे करे और दूसरी कम्युनिटीज़ भी इस पूरे तूफान को रोकने में हमारा क्या रोल हो सकता है? तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें 3 स्तरों पर काम करना पड़ेगा। 3 लेयर्स एक्शन हमारा होगा। सबसे पहला एक्शन तो हमें लोगों को अवेयर करने का, लोगों में जागृति पैदा करने का। उसमें हमारे हमवतन भाई हैं, उनको भी, कि इसको अगर आप ये समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से बहुत ज़्यादा एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी या समाज जो है वो सुधर जाएगा, और तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। समाज और करप्शन की तरफ, समाज में और बुराइयां हो जाएंगी। तो हम बहुत अच्छे अंदाज में लॉजिकली तमाम बातों को उनके सामने रखें। तो हमारे जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वो तमाम हमारे बरादरान वतन को ये बताएं कि ये अगर आप किसी ख़ास कौम की दुश्मनी में इसकी तरफ वो जा रहे हैं, तो ज़रा ठंडे दिमाग से इस पर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें कि ये समाज को कितनी ख़राब दिशा में ले जा रहा है। दूसरी तरफ हमें उम्मत मुस्लिमा को अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस्लामी शरीयत को समझें और उसको फॉलो करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर हम पूरे ईमान के साथ इस्लामी शरीयत पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़तरात इससे नहीं होंगे, लेकिन वही हमारे बचाव का सबसे बड़ा साधन है। तो ये अवेयरनेस का काम पहले स्तर पर करना पड़ेगा। दूसरे स्तर पर हमें ये करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें एजिटेशन और इसका विरोध भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक उसमें कोई कानून अगर हम पर गलत थोपा जाता है, तो हमें उसका विरोध करने का पूरा वो मिलना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए सही अंदाज में। जो लोकतांत्रिक या जमहूरी जो तरीक़े हैं, उसके मुताबिक हमें उसका विरोध करना चाहिए। उस विरोध में हमें पूरे देशवासियों को, जो इस कानून की खराबी को समझते हैं, उनको लेकर अपना विरोध का सुर जो है वो बुलंद करना पड़ेगा। और तीसरे लेवल पर काम करना पड़ेगा लीगल एक्शन का, कि इसको हम, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से हम सिटीजन्स के बुनियादी हुकूक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायोलेशन है। जो 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, उस पर जो आज़ादी थी, वो आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमें लीगल एक्शन वो करना पड़ेगा। और ये लीगल एक्शन तो ज़ाहिर है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी तंजीमें, ये सब मिलकर जो है इस लीगल एक्शन को करेंगी। तो 3 लेयर पर हमें काम करना पड़ेगा। डॉक्टर अकील सैयद साहब और डॉक्टर सलीम पटियाला साहब,
आप दोनों से इस टॉपिक पर यूसीसी पर बात करके हमारे दर्शकों को बहुत नई नई मालूमात भी उनको मिली है। जहां हमने लीगल एस्पेक्ट्स पर बात की, वहीं पर हमने इसके धार्मिक और सामाजिक असरात पर भी बात की है। हमको ये समझ में आया कि ये सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ पे डायरेक्ट असर नहीं कर रहा है, वहीं साथ साथ जो 10% के अलावा के लोग हैं, मेजोरिटी का यहाँ का जो तबका है, उन पर भी सीधा असर कर रहा है। हमारे समाज को करप्ट बनाने वाला है, अनैतिक संबंधों को बढ़ाने वाला है, और बहुत सारे लीगल इश्यूज जो हैं इससे जो है वो खड़े होने वाले हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा से जो हमारे दर्शक हैं इसको सुन रहे हैं, उनको इस इशू को समझने में बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बातचीत के इस पॉडकास्ट में आज यूसीसी पर बस इतनी बात। अगले पॉडकास्ट में हम किसी और टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे।